जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम क्रांति हल्ला बोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 और 26 को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास में आज हम लोग ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में कल मैंने आपको वैदिक साहित्य पढ़ा दिया था और आज मैं आपको ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाऊंगा, आरण्यक ग्रंथ पढ़ाऊंगा, उसके बाद उपनिषदों पर चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं आपको महाकाव्य पढ़ाऊंगा यानी कि रामायण और महाभारत को पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पुराण के विषय में पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको जो है स्मृति साहित्य पढ़ाऊंगा। इतनी बात समझ में आई। और हाँ, अगर आप सभी को चर्चाएं अच्छी लग रही हैं तो इसे अपने दोस्तों वगैरह में भी जरूर शेयर करें। खासकर अगर आपका कोई बाबू और सोना तैयारी कर रहा है या कर रही है तो उसको भी क्लास से शेयर कर दिया करिए, उसका भी जो है उद्धार कर दीजिए, उसका भी भला कर दीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। यानी कि आप अगर भलाई करोगे तो अगला जो है आपकी भलाई करेगा। तो इसीलिए भैया शेयर वेयर करते रहिए। और भी अगर आपका कोई डाउट वगैरह रह जाता है या और भी कोई समस्या आती है किसी भी प्रकार की, तो आप सभी जो है निश्चिंत कमेंट वगैरह कर सकते हैं या इसी चैनल के बायो वगैरह में जाएंगे तो तमाम लिंक दिए रहते हैं, वहां से जो है आप टीम वगैरह से संपर्क कर सकते हो, सीधा का सीधा जो है मुझसे बात कर सकते हो। आपके समस्या का समाधान यहाँ बाकायदा किया जाएगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पहला हेडिंग दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथ। अब भैया ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है और ब्राह्मण ग्रंथ का जो उद्देश्य है वह क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है और ब्राह्मण ग्रंथ का उद्देश्य क्या होता है, हम लोग बस इसके बारे में इतना ही जान लेंगे, हमारी चर्चा कंप्लीट हो जाएगी, हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। और मैंने कहा है भैया पीएचडी बिल्कुल भी नहीं करना है, जितना जरूरी है उतना पढ़ना है, उसके बाद आगे निकल लेना है। कोई जरूरत नहीं है पीएचडी करने की, कोई जरूरत नहीं है भर भर के पढ़ने की, जितना जरूरी है उतना पढ़ो, उसके बाद जो है कल्याण हो जाएगा। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथों का उद्देश्य क्या होता है? तो आपने पीछे देखा था जो वैदिक साहित्य होता है, जो वैदिक साहित्य होता है उसकी शैली काव्यात्मक थी, पद्यों पर आधारित मंत्र रचना थी। पीछे मैंने आपको वैदिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ाया कि वैदिक साहित्य की शैली जो है वह काव्यात्मक है, यानी कि पद्यात्मक, पद्य को आधार में रखकर, पद्य को केंद्र में रखकर मंत्रों की रचना हो रही है। लेकिन यहां जो है उसका पैटर्न आपको बदलता हुआ दिख जाएगा, यहां आपको मिलेगा गद्य शैली। समझ में आई बात? वैदिक साहित्य में क्या था? पद्य पर आधारित रची गई थी और यहां उसका उल्टा आपको देखने को मिल जाएगा गद्य। तो आइए पढ़ देता हूं। वैदिक मंत्रों की सरल व्याख्या। वैदिक मंत्रों की सरल व्याख्या मैंने आपको बताया था कि वैदिक ग्रंथों की रचना, वैदिक ग्रंथों की रचना वैदिक संस्कृत में की गई है और आज हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं वह लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत को हम लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत को पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है। तो वही आप देखोगे कि जो वैदिक मंत्र हैं उनकी अब रचना जो है सरलतम व्याख्या में और गद्य शैली में किन ग्रंथों में किया जाएगा? तो ब्राह्मण ग्रंथों में किया जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथों में रचा जाएगा। समझ में आई बात? इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कहा गया है ना, वैदिक मंत्रों की सरल व्याख्या गद्य शैली में ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। ज्यादा तोप नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ोगे तो आगे यहां दिया गया है आरण्यक ग्रंथ। कौन सा भैया? आरण्यक ग्रंथ या आरण्यक साहित्य। यहां अरण्य से मतलब है, यहां अरण्य से आशय है जंगल।
अरण्य से आशय है जंगल। अब आपके दिमाग में तुरंत जो है खुरापात पनपना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसे साहित्य, ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना जंगल में की गई है, अरण्य में की गई है, उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। समझ में आ गई परिभाषा? एक बार जो लिखा गया है उसको पढ़ दूं, आ जाएगा समझ में, घुस जाएगा भेजे में। बोलो पार्थ, रथ को आगे बढ़ाऊं? बढ़ाया जाए। तो वही कहा गया है और वही यहां लिखा भी गया है कि अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और ऐसे साहित्य जिनकी रचना जंगल में हुई है उन्हें अरण्य ग्रंथ कहते हैं। तो लिखा गया है, पढ़ दे रहा हूं। अरण्य में जिस साहित्य की रचना हुई है उसे अरण्य साहित्य कहते हैं। और अरण्यक साहित्य की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 7। आप कितना बोलोगे? 7। ये लिखा गया है यहां, पढ़ लो। आरण्यक की संख्या 7 है। आरण्यक की संख्या 7 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी इतने से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा और गहराई में नहीं जाएगा एग्जामिनर आपका। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसको भी जो है नोट करते चलो। और जिस सीक्वेंस में मैं लिखवा रहा हूं उस सीक्वेंस को क्रम से ध्यान में रखते चलना, और नोट्स तो बिल्कुल बनाते चलना, एक एक बिंदु का बनाते चलना। इतिहास को आपने बहुतों से पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा। समझ में आई बात? आगे यहां अगला हेडिंग दिया गया है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। यानी कि ये गुरु है और सामने शिष्य बैठा है। गुरु कुछ बोलेगा, शिष्य जो है उसका रिप्लाई करेगा, शिष्य कुछ पूछेगा, गुरु उसका रिप्लाई करेगा, और इसी को जो है कंबाइंड वे में इन्हीं गुरु और शिष्य की चर्चाओं को मिलाकर उपनिषद बना दिया गया है। समझ लीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ बोल रहे हैं। मैं इधर से आपको कुछ समझा रहा हूं, आप उधर से कमेंट कर रहे हैं, और मेरे द्वारा बोले गए सभी बातों को और आपके द्वारा किए गए सारे कमेंट को एक के में मिलाकर एक ठो रचना, एक ठो ग्रंथ बना दिया जाए, एक ठो किताब लिख दिया जाए, तो उसी को कहेंगे उपनिषद। तो समझ में आई बात? तो वही चीज यहां लिखा गया होगा, ये देखिए लिखा गया है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। समझ में आई बात? और देखिए, उपनिषदों की संख्या जो है टोटल 108 है। उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है, लेकिन 12 उपनिषद केवल प्रामाणिक हैं। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है अन्य परीक्षाओं में अब तक पूछ लिया गया है कि टोटल उपनिषदों की, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है 108। और आपसे पूछा जाए कि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 12। क्या बताना है? 12। तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। और आप देखोगे कि उपनिषदों में तार्किक चिंतन पर जो है ज्यादा जोर दिया गया है। उपनिषदों में तार्किक चिंतन पर ज्यादा जोर दिया गया है, और उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है आत्मा। उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है आत्मा, और उपनिषदों में हमें जो है तार्किक चिंतन की चर्चा देखने को मिलती है। उपनिषदों में जो है तार्किकता को ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे मान लो मैं अभी आपको कुछ बताऊं कि ये पेन जो है उड़ रही है, ये पेन जो है उड़ रही है। अब आप जो है तर्क वितर्क करोगे कि सर ये पेन तो अपने आप तो नहीं उड़ेगी, इसको जो है किसी में बांधकर या किसी और तरीके से उड़ाया जा सकता है। तो तर्क वितर्क जहां हो वही है उपनिषद। तो उपनिषद में हमें जो है तर्क वितर्क देखने को मिल रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लो कि ये मुंडकोपनिषद है, और मुंडकोपनिषद में कहा गया है सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद है, इसमें कहा गया है सत्यमेव
जयते। तो आपसे मान लो कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है, या किस उपनिषद में शामिल है, या किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको कहना है मुंडकोपनिषद से। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो आपको बताना है कठोपनिषद। समझ में आई बात? इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखो ऋषि महाराज जो है तपस्या कर रहे हैं और यहां लिखा भी गया है उपनिषद, और ये जो है तमाम ग्रंथ वगैरह आप देख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? हाँ या ना, यस या नो? यस। रथ को आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल। अब देखो यहां महाकाव्य को हमें पढ़ना है। यहां क्या पढ़ना है? महाकाव्य को पढ़ना है। और यहां हम लोग जो है दो महाकाव्यों को अभी इस समय पढ़ेंगे। कितने महाकाव्य को अभी इस समय पढ़ेंगे? तो दो। एक तो हम लोग पढ़ेंगे रामायण, एक तो हम लोग पढ़ेंगे रामायण और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे महाभारत। एक पढ़ेंगे रामायण और दूसरा पढ़ेंगे महाभारत। रामायण और महाभारत के विषय में आपको कुछ भी बताने के लिए, यानी कि अगर मैं रामायण और महाभारत के विषय में कुछ भी बताऊंगा तो आपको वह जानकारी जो है पता ही होगी। और परीक्षा में रामायण से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता ही होगा, क्योंकि यह चीजें जो है हम हमेशा से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो इसलिए इनके विषय में ज्यादा जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपको सारी चीजें लगभग लगभग पता ही होंगी। और आप देखोगे कि चाहे रामायण हो गया, चाहे महाभारत हो गया, सर्वाधिक कितना भैया? सर्वाधिक, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण और महाभारत जो है ये सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामायण में आपको जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कहानी दिख जाएगी, और यहां जो है आपको महाभारत में जैसे कौरव और पांडवों के युद्ध वगैरह की जानकारी यहां से हमें मिल जाती है। और असल मायने में अगर देखा जाए तो महाकाव्यों से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वर्णन हमें जो है महाकाव्यों से मिलता है। सुना होगा ना ये जो सॉन्ग है, क्या नाम है इसका? भारतवर्षे विख्यात अयोध्या धाम है, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। तो गीत के माध्यम से आपने सुना होगा। तो इससे आपने देखा होगा कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वर्णन हमें महाकाव्य से मिलता है। समकालीन राजवंशों की सूचना हमें महाकाव्यों में देखने को मिल जाती है। युद्ध और तकनीक के बारे में हमें जानकारी जो है महाकाव्यों से मिल जाती है। सांस्कृतिक विषय वस्तु एवं विरासत की भी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। राम मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है। समझ में आई बात? तो इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा। और यहां से जो है क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो यहां आपको जो है महर्षि वाल्मीकि लिखना है। यहां आपको महर्षि वाल्मीकि लिखना है। और कुछ बच्चे जो है यहां गलत कर देते हैं, यहां लिख देते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जैसे लिखोगे वैसे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि तुलसीदास ने रामायण की रचना नहीं की, उन्होंने जो है रामचरितमानस की रचना की। और रामचरितमानस में रामायण का जिक्र है। तो यहां आप जो है गलत कर देते हो, यहां जो है आप गलत कर देते हो। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। और जो महाभारत है, महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने किया था। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने किया था, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि वेदव्यास का नाम क्या है या उपनाम क्या है या अन्य नाम क्या है, तो आपको बता देना है कृष्ण द्वैपायन। और कभी कभी क्या करता है, आपको दे देता है कि महाभारत की रचना जो है किसने किया या महाभारत को किसने लिखा, और वहां विकल्प में दे देता है कृष्ण द्वैपायन। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो मैं यहाँ वेद व्यास बता रहा हूं, मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया और वहां विकल्प दे दिया कृष्ण द्वैपायन का, तो आप कहो गुरुजी आप तो जो है वेद व्यास बताए थे, वेद व्यास के ऑप्शन में नहीं था। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान में रख कर चलना है। इतना आपको समझ में आ गया। रथ को आगे बढ़ाऊं पार्थ? बिल्कुल, बढ़ाया जाए। आगे देखिए, यहां पुराणों के विषय में कहा गया है। पुराण साहित्य को आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। आप सभी को कमेंट में जल्दी जल्दी से बताना है कि पुराणों की संख्या जो है कितनी है। मैं यहां जो है देखने नहीं दूंगा आपको। बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? जल्दी जल्दी से कमेंट में बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 18। कितना बाबू? 18। पुराणों की संख्या 18 है। अब पुराणों के रचयिता कौन है, आपको कमेंट में बताना है। मैं यहां जो है इसे घेर दे रहा हूं। पुराणों के रचयिता कौन है? तो आपको कहना है लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने जो है पुराणों की रचना की। ये देख सकते हो, ऋषि लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने जो है पुराणों की रचना की। अब आपको बताना है कि पुराणों की विषय वस्तु कैसी है। पुराणों की विषय वस्तु कैसी है? तो पुराणों की विषय वस्तु भैया धार्मिक है। पुराणों की विषय वस्तु धार्मिक है। और पुराणों का महत्व जो है, प्राचीन राजवंशों के क्रियाकलापों पर चर्चा इसका महत्व हो जाएगा। यानी कि पुराणों में हमें प्राचीन राजवंशों के क्रियाकलापों का वर्णन की चर्चा मिलती है। समझ में आई बात? आगे देखोगे तो पुराणों को भैया 4 भागों में बांटा गया है। पुराणों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सर्ग, दूसरा हो जाएगा प्रतिसर्ग, तीसरा हो जाएगा मन, और चौथा हो जाएगा मनवंतर। फिर से एक बार सुन लो, पुराणों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा सर्ग, दूसरा हो जाएगा प्रतिसर्ग, तीसरा हो जाएगा मन, और चौथा हो जाएगा मनवंतर। तो इतनी बात आपने समझा। और एक बात यहां और नोट ऐसे करे रहो, है ना, अपने मन में जो है नोट किए रहो कि पुराणों की कमियां क्या है। पुराणों की कमियां क्या है? तो पुराणों की जो कमियां हैं वह इसके शैली पर डिपेंड करता है। पुराणों की शैली जो है, पुराणों को लिखने की शैली जो है वह भविष्योन्मुखी है। यानी कि पुराणों में कहा गया है कि भविष्य में आगे चलकर ये वाला वंश जो है और ये चीज जो है होगा, कलयुग आएगा, कली का जन्म होगा, तमाम चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भविष्य को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो इतिहासकार जो है इसी को इसकी कमी बताते हैं, इसी को इसकी कमी बताते हैं। तो यहां हेडिंग डाल लो पुराणों की कमियां, और इसमें लिख लो भविष्य शैली लिख लो, भविष्य शैली। यानी कि भविष्य शैली में लिखा होना इसकी कमियां हो जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गवा होगा। आगे यहां पुराण साहित्य फिर से आ गया क्या? ये पुराण हो गया, इसको जो है यहां गलत छप गया है, इसको आपको क्या करना है, कट करना है। यहां पुराण की जगह पे आपको कर देना है, इसको ऐसे काट दो। क्या करो, इसको काट दो। यहां स्मृति लिखो, पुराणों को काटकर यहां लिख दो स्मृति, है ना, गलत छप गया है, हो जाता है कभी कभी मिसप्रिंट। तो अब हम लोग जो है स्मृति साहित्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्मृति साहित्य। तो पहला यहां आपको दिख जाएगा मनु स्मृति,
दूसरा यहाँ दिख जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति, यहाँ तीसरा आपको दिख जाएगा पराशर स्मृति, फिर आपको जो है बृहस्पति स्मृति दिख जाएगा, फिर उसके बाद नारद स्मृति दिख जाएगा। अगर यहाँ किसी ने पूछा कि सर इनके रचयिता कौन है, तो अभी जो है मुक्का फेंक के मारूंगा, मुक्का बना के मारूंगा सबको। जो पूछा कि सर इनके रचयिता कौन है, इनको किसने रचा, तो उसे जो है अभी जो है दंडित किया जाएगा। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ पगलू। यहां देखो मनु, यहां जितना स्मृति लगा है स्मृति को आप अलग कर दो, जितना स्मृति है सबको क्या करो, अलग कर दो। जितना स्मृति है सबको अलग कर लो, अब पता चल जाएगा किसने किसको लिखा। तो मनु स्मृति मनु ने लिखा, याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य जी ने लिखा, और पराशर को पराशर, बृहस्पति नारद। बस सिंपल है। अब कुछ लोग होंगे एक बताएंगे, फिर उसके बाद यहाँ लिख देंगे मनु इसके रचयिता है, फिर इसके बाद याज्ञवल्क्य इसके रचयिता है, पराशर इसके रचयिता है। इसको तो लिखाएंगे ही, इतना फैक्ट तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन और दो चार फैक्ट बढ़ा देंगे, यानी कि विद्यार्थियों के सिर पर और बोझा लाद देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी करने का मेरा उद्देश्य तो नहीं है। मैं जितना पढ़ाऊंगा, जितना बताऊंगा, आपको जो है कई बार बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में वह चीज बैठ जाए, आपको कभी भी भुलाए ना भूले। और चीजों को हम लोग जो है इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आधे एक घंटे में जो है अपनी चर्चा को पूरी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, एक बात और यहां जान लो कि जो ये स्मृति है, जो ये स्मृति साहित्य है, इसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं पर चर्चा किया गया है। जैसे आप मनु स्मृति वगैरह को पढ़ोगे तो उसमें राजा वगैरह को क्या करना चाहिए, कितनी संतान होनी चाहिए, जातियों की उपजातियां क्या होनी चाहिए, बहुत तरह का जो है सामाजिक विधि विधान वगैरह। इसे सीधा सीधा इस तरह से समझो, इसे जो है सीधा सीधा इस तरह से समझो कि इसमें जो है विधि विधान का चर्चा होता है ना। विधि विधान, विधि विधान का कर लो, विधि विधान कर लो। अब कौन सा विधि विधान, कौन सा विधि विधान, तो भैया सामाजिक विधि विधान, धार्मिक विधि विधान, सांस्कृतिक विधि विधान। समझ में आई बात। तो इन चीजों की चर्चा यहाँ मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, स्मृति साहित्य में। इसे काट देना, ये स्मृति साहित्य है, ध्यान दिए रहना, नहीं तो फिर से वही लिख डालो। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जो है एक शानदार जबरदस्त जिंदाबाद क्लास के साथ। तब तक जो है आप चीजों को पढ़ते रहें, याद करते रहें, नोट्स बनाते रहें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।